ये जो ग्रीनलैंड का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कोई अमेरिका वर्सेस ग्रीनलैंड नहीं, बल्कि ये लड़ाई है नाटो और यूरोपियन यूनियन वर्सेस अमेरिका की। आप सोच के देखिए, मुद्दा कितना बड़ा है कि नाटो और यूरोपियन यूनियन एक साथ एक मंच पे पहली बार खड़े हैं, वो भी नाटो के सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के खिलाफ। यह लड़ाई अब ग्रीनलैंड की नहीं रही, यह लड़ाई बन चुकी है संप्रभुता की, इज्जत की, और यह डिसाइड करने की क्या नाटो और यूरोपियन यूनियन अमेरिका के लिए केवल मोहरे हैं या फिर सॉवरेन अलियांस। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहें, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से, जिस बयान के बाद ग्रीनलैंड में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी भी ग्रीनलैंड के लोगों ने नहीं किया था, खासकर तब जब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे का तापमान हो, जहां पे हड्डियां कुकड़ चुकी होती है, जहां पे खून जमने को हो जाता है, वहां पे रोड पे, सड़क पे उतर आते हैं वहां के आम नागरिक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का जवाब देना था। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या था? डोनाल्ड ट्रंप का बयान था कि ग्रीनलैंड अमेरिका के फ्यूचर के लिए, ग्रीनलैंड अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, ग्रीनलैंड अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए ग्रीनलैंड को अमेरिका का होना ही पड़ेगा। ऐसी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार नहीं की है। 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने की कोशिश की थी, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में ही आता है। तो डेनमार्क ने साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड को हम बेचेंगे नहीं। तब से लेकर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में शायद यही बात चल रही थी कि कब ग्रीनलैंड को हड़प लिया जाए। और अभी ग्रीनलैंड के खिलाफ एक अनाउंसमेंट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रीनलैंड को अमेरिका का होना ही पड़ेगा। अभी ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड की बात करते हैं बच्चों, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में आता है और डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का एक परमानेंट मेंबर है। तो जाहिर सी बात है, यूरोपियन यूनियन की अस्मिता पे सवाल उठ रहे हैं। अगर ग्रीनलैंड पे यूएसए ने कब्जा कर लिया, तो जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन के भविष्य के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के आत्मसम्मान की बात आ जाएगी कि एक ऐसा मेंबर जो कि यूरोपियन यूनियन का परमानेंट मेंबर था, उस पे अटैक करके उसको कब्जे में ले लिया है अभी यूएसए ने। और दूसरी तरफ बात करें नाटो की, तो नाटो के खुद के मेंबर्स ही अभी यूएसए के खिलाफ हो चुके हैं, यानी कि ये पूरी लड़ाई दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ नाटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं और दूसरी तरफ यूएसए अकेले खड़ा है। अब समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अगला मूव यूएसए का क्या रहने वाला है, क्योंकि यूएसए खुद को पावरफुल समझता है और जिद पे अड़ा है, और दूसरी तरफ ये दोनों ग्रुप नाटो और यूरोपियन यूनियन एक तरफ खड़े हैं, जो कि ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे। बड़े बड़े नेता जैसे कि ब्रिटेन से कीर स्टारमर हो गए, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन हो गए, सभी के बयान आ रहे हैं कि हां, ये अमेरिका गलत कर रहा है और अमेरिका की इस तरह की दखलंदाजी ग्रीनलैंड में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं क्या है पूरा मुद्दा। अभी न्यूज में क्या चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है ग्रीनलैंड के नागरिकों के द्वारा यूएसए के खिलाफ, क्योंकि यूएसए ने एक प्रेशर डालना शुरू कर दिया है ग्रीनलैंड को अपने में मिलाने का। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि भाई साहब, ग्रीनलैंड को अमेरिका का होना पड़ेगा, यूएसए का होना पड़ेगा, और अगर कोई भी नाटो मेंबर इस फैसले के खिलाफ जाता है तो उस नाटो मेंबर के ऊपर यूएसए टैरिफ लगाएगा और बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएगा, यानी कि एक पनिशमेंट देगा नाटो के मेंबर के ऊपर। जबकि नाटो में खुद यूएसए, और यूएसए ने ही नाटो को बनाया था, और नाटो का एक प्रिंसिपल है, नाटो का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि किसी एक नाटो मेंबर पर अटैक माना जाएगा कि पूरे नाटो मेंबर पर अटैक हो गया है। लेकिन यहां पे यूएसए खुद ही नाटो के मेंबर पर अटैक करने की बात कर रहा है, खुद ही नाटो के मेंबर पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है, खुद ही नाटो के मेंबर्स को बर्बाद करने की बात कर रहा है। तो यहां पे एक नाटो का जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, आपको टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आएगा। अभी देखते हैं यहां पे क्या क्या चीजें हैं। अब देखो, जो नाटो के अंदर खुद ही एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, एक क्राइसिस क्रिएट हो चुकी है कि क्या नाटो अपनी
अपनी जो एकता है वो बचा पाएगा? ग्रीनलैंड तो चलिए एक तरफ है ही, क्या नाटो अपने अंदर एकता को समा पाएगा, अपने अंदर एकता को बचा पाएगा? अभी देखते हैं ये ग्रीनलैंड का प्रोटेस्ट जो है, और ज्यादा एक तरफ ग्रीनलैंड का प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है यूएसए के खिलाफ, और एक तरफ नाटो के मेंबर अमेरिका को प्रेशराइज करते जा रहे हैं कि ये गलत कदम है। हजारों लोग निकल आते हैं कहां पे? नुक। नुक क्या है भाई साहब? तो नुक है जो कैपिटल है, आप देखो ग्रीनलैंड की कैपिटल नुक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं ताकि अपने देश को बचा सके। और नुक की जो पॉपुलेशन है 25% तक पॉपुलेशन उसकी पूरी सड़कों पर है। 25% की अगर बात करूं पूरे ग्रीनलैंड की, तो भाई साहब 56,000 तो इनकी पॉपुलेशन है। आप सोचो कितना छोटा सा देश है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्कटिक नेशन में है। अब आर्कटिक नेशन में पहले क्या हुआ करता था? बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी, तो वहां के जो रिसोर्सेज थे किसी को समझ में नहीं आते थे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, बर्फ पिघलने लगे, तो रिसोर्सेज बाहर निकलने लगे। जैसे ही रिसोर्सेज बाहर निकलने लगे भाई साहब, तो आप देखोगे कि अलग अलग कंट्री की नजर उस पर पड़ने लगी। रशिया चाहता है उसका कंट्रोल हो जाए यहाँ पे, और चाइना चाहता है उसका कंट्रोल हो जाए यहाँ पे, और यूएसए चाहता है उसका कंट्रोल हो जाए। नो डाउट ग्रीनलैंड में यूएसए का एक आर्मी बेस है, एक नहीं कई आर्मी बेस है। पिट्टूफिक नाम की एक जगह है, पिट्टूफिक नाम की जगह है, वहां पे आर्मी बेसिस है ऑलरेडी यूएसए के। लेकिन यूएसए फिर भी चाहता है कि नहीं, कंप्लीट कंट्रोल ग्रीनलैंड पे हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है, और जैसे जैसे बर्फ पिघलती जा रही है रिसोर्सेज बाहर निकलते जा रहे हैं। अभी आप लोग देखोगे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके हाथ में तख्तियां लगी हुई हैं, और जिन पे लिखा हुआ है ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। और जो भीड़ है चलते चलते मार्च करते करते कहां पहुंच जाती है? यूएस एम्बेसी में पहुंच जाती है, जो कि ग्रीनलैंड में है। तो अभी देखिए ट्रंप की बात करें, ट्रंप्स एस्केलेशन एंड टैरिफ थ्रेट। ट्रंप ने साफ बोल दिया है कि भाई जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा उस पर हम लोग टैरिफ लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग 10% का टैरिफ लगाएंगे। अब आप देख सकते हो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, फिनलैंड, इन सभी के ऊपर 1 फरवरी से टैरिफ लगा दिया गया है। और अगर ये लोग फिर भी खिलाफ खड़े रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के यानी कि यूएसए के, तो ये जो टैरिफ है बढ़ के कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा 1 जून से। ये साफ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ग्रीनलैंड को खरीद नहीं लेता कौन? अमेरिका। यानी कि अपने ही नाटो मेंबर्स को, अपने ही यूरोपियन भाई बहनों को अमेरिका धमका रहा है, डरा रहा है कि भाई साहब मेरा साथ दो ग्रीनलैंड को हड़पने में, अदरवाइज मैं आप लोगों की इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अभी देखिए तो जो कंट्रीज हैं आप देख रहे हैं, जिस नॉर्वे, यूके, सभी का मैंने आप लोगों का नाम दिया है, ये सभी जो कंट्रीज हैं इन पे टैरिफ लगा दिया गया है, क्योंकि टैरिफ वॉर खेल रहा है यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के बदौलत हम उनको टैरिफ लगा के उन सारे कंट्रीज को दबा दें, उनकी आवाज को दबा दें जो आवाजें ग्रीनलैंड के फेवर में उठ रही हैं। व्हाई द यूएस वांट्स ग्रीनलैंड? अब देखते हैं यूएस क्यों चाहता है ग्रीनलैंड को। ये देखिए बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा ग्रीनलैंड है, ये आर्कटिक ओशन में है, ये आर्कटिक ओशन में है। अब ये एक ऐसी जगह है, अगर ये जिसके पास है ना, तो ये रशिया के ऊपर भी नजर रख सकता है, यूएसए के ऊपर तो नजर है ही, ये पूरा कनाडा आपको दिखाई दे रहा है, सब एक ही नजर में आ जाते हैं। ये आइसलैंड वाइसलैंड, ठीक है, नीचे की तरफ, मतलब पूरा आपका सब इसके नजर में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलता क्या क्या है देखिए, ठीक है, फेल्सपार, ऐसे ऐसे मिनरल्स मिल रहे हैं, ग्रेफाइट मिलता है भाई साहब, ठीक है, मोलिब्डेनम मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, यहाँ पे अब रेयर अर्थ मिनरल, टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम, यानी कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो किसी भी कंट्री को चाहिए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। अब देखो मैंने बताया कि वहां पे पहले बर्फ हुआ करती थी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई, बर्फ पिघली, तो लोगों का इंटरेस्ट वहां पे बढ़ा। तो अभी देखिए यूएसए को ये क्यों चाहिए। सबसे पहले आप लोग देखो इसका जो आर्कटिक लोकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? यूएस की सिक्योरिटी के लिए, यूएस की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे एक पिट्टूफिक है, यहाँ पे एक पिट्टूफिक है, यहाँ पे ऑलरेडी भाई साहब आर्मी है, ऑलरेडी यूएस का यहाँ पे बेस है, आर्मी का बेस है ऑलरेडी। लेकिन आर्मी के होने से भी क्या ही फर्क पड़ता है, यूएस का कहना है कि भैया मुझे पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड आ जाएगा तो ग्रीनलैंड के ऊपर से मैं चाहूं तो रशिया के ऊपर नजर रख सकता हूं, मैं चाइना के ऊपर नजर रख सकता हूं, मैं सबके ऊपर नजर रख सकता हूं यहाँ पे। तो इसलिए इसको चाहिए। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहां पे मिसाइल के बारे में बहुत पहले पता चल जाएगा, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाएगी मिसाइल के बारे में। आप देखना 1962 में क्या हुआ था, एक क्यूबन क्राइसिस हुए थे। 1962 में क्यूबन क्राइसिस हुआ था। क्यूबन क्राइसिस में मतलब क्या है? क्यूबन क्राइसिस में रशिया ने क्या किया था
क्यूबा में रशिया ने क्या किया था, क्यूबा में अपना एक मिलिट्री बेस बना दिया था, ठीक है, एयरफोर्स बेस बना दिया था। अब ये पता ही नहीं चला था अमेरिका को। क्यों नहीं पता चला था भाई साहब? क्योंकि उसके पास वो लोकेशन नहीं थी जहां से चीजों को देखा जा सके। तो यहां पे अगर ग्रीनलैंड आ गया तो अब जो भी मिसाइल से रिलेटेड वार्निंग होगी, जो धमकियां होंगी, मिसाइल से रिलेटेड खतरे होंगे, वो सब जल्दी से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ट्रम्प जो है गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं। गोल्डन डोम ये क्या है? मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है। यानी कि मिसाइल्स आएंगे ना तो ये हवा में ही देख के उस मिसाइलों को उड़ा दिया जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन डोम के नाम से। और ये आप देखोगे यूएसए का गोल्डन प्रोजेक्ट है, यूएसए का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये पूरा एक शील्ड, एक पूरा मिसाइल से डिफेंस वाला शील्ड बना दिया जाएगा ग्रीनलैंड पे कि कोई भी यूएसए की तरफ जा रहा है यहीं से मारो धाड़, ठीक है। अच्छा ग्रीनलैंड आ रहा है, मारो धाड़, ठीक है, ऐसे उड़ा दिया जाएगा। तो एक डोम प्रोजेक्ट जो है, एक गोल्डन डोम प्रोजेक्ट जो है, ये यूएसए ने बहुत पहले से प्लान करके रखा हुआ है ग्रीनलैंड पे, जिसके लिए उसको चाहिए ही चाहिए। अभी देखिए चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना का जो वर्चस्व है धीरे धीरे बढ़ रहा है और रशिया जो है इसका भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आर्कटिक प्रेजेंस में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अगर ग्रीनलैंड पूरा पूरा हमारा हो जाएगा तो पूरी आर्कटिक रीजन में हम लोग चाइना पे अपना दबदबा बना सकते हैं, रशिया पे अपना दबदबा बना सकते हैं। तो अभी यूएस को इस वजह से चाहिए ग्रीनलैंड, ठीक है बच्चे। इसके बारे में मैंने पहले भी एक सेशन किया था, आप लोगों को याद होगा। उस टाइम ग्रीनलैंड वाला चर्चा नहीं चल रहा था, मैंने आपको बहुत पहले ही कह दिया था, ठीक है, कि अभी देखो अगला टारगेट यूएसए का ग्रीनलैंड ही होगा। और आज देखो ग्रीनलैंड के बारे में आपको लेक्चर दे रहा हूं। ये पहले ही एनालाइज कर लिया गया था कि हाँ भाई, मैंने पहले एनालाइज कर लिया था कि यार होगा डेफिनेटली, अगला टारगेट डेफिनेटली यही है। और देखो आपके सामने आज का लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देख ले, व्हाई ग्रीनलैंड मैटर्स टू यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के लिए ग्रीनलैंड क्यों मैटर करता है? अभी देखिए, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। यानी कि अभी ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में और डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर। और अगर ग्रीनलैंड पे अटैक होता है इसका मतलब डेनमार्क पे अटैक हुआ है ना, और डेनमार्क पे अटैक हुआ और डेनमार्क चूंकि मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, इसका मतलब पूरी यूरोपियन यूनियन की इज्जत इंटरनेशनल मार्केट में चलेगी कि अरे यार आपके मेंबर को उन्होंने जमीन हड़प ली पूरी और आप कुछ नहीं कर पाए। ये सारी मुद्दे आती हैं। अगर कोई फोर्स, ठीक है, अगर कोई फोर्स ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेती है तो साफ तौर पे क्या होगा? एक चैलेंज होगा, एक चैलेंज होगा किस पे? यूरोपियन यूनियन सॉवरेनिटी नॉर्म्स पे। कि यूरोपियन यूनियन क्या इतना कमजोर है कि आपके मेंबर की एक पूरा ऑटोनोमस रीजन लेके चले गए वो यूएस वाले और आपने कुछ भी नहीं किया। यूरोपियन यूनियन इसको एक टेस्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के रूप में देखता है। टेस्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? आज अमेरिका ने एक जमीन पर नजर डाली है और आज यूरोपियन यूनियन चुप बैठ गया तो कल दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे नजर उसकी पड़ती चली जाएगी और वो हड़पता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये टेस्ट केस के रूप में देखो कि नहीं भैया ये टेस्ट हमें, ये परीक्षा है हमारी। तो यूरोपियन यूनियन इसको एक परीक्षा के रूप में देख रहा है कि अगर हम लोगों ने ग्रीनलैंड को बचाया तो जाहिर सी बात हम परीक्षा में पास हो गए और यूरोपियन यूनियन का लोहा मानना पड़ेगा किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखना। यानी कि एक ये प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल है, यानी कि जो ये उन लोगों की प्रोटेक्शन है जो कि खुद अपना फैसला करना चाहते हैं, खुद अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, यानी कि ग्रीनलैंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड कितना ज्यादा एक बीच में है, ठीक है। इधर आप देखो, इधर आपका कनाडा दिखाई दे देगा, ठीक है, आपको पूरा नीचे की तरफ पूरा कनाडा ही कनाडा आ रहा है। ये आपका आइसलैंड हो गया, ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड सी, मतलब ये पूरा एक नॉर्वे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आर्कटिक रीजन में, सेंटर में बना हुआ है और सेंटर में होने की वजह से हर तरफ इसका नजर रह सकती है। आप देखो ग्लोब में दिखाई दे रहा है, ग्लोब में, ठीक है, किस तरफ दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, नाटो क्राइसिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। नाटो क्राइसिस एंड यूरोपियन रिस्पॉन्सेस। नाटो में आप देखोगे, नाटो में सारे के सारे मेंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये सारे मेंबर्स एक तरफ हो चुके हैं यूएसए के खिलाफ और ये यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ चुके हैं कि सर यूरोपियन यूनियन हम आपके साथ है। बहुत सारे ऐसे नाटो के मेंबर है जो जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि भाई साहब ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात की जा रही है और हम लोग चुप कैसे रह सकते हैं। मीटिंग कहां पे? ब्रुसेल्स में हुई, याद रखेगा। और यहां पे नाटो के मेंबर्स भी
खिलाफ हैं, नाटो के मेंबर्स भी खिलाफ हैं किसके? अगेंस्ट यूएस प्रेशर। नाटो अलाइज शोड रेयर यूनिटी अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट यूएस प्रोटेस्ट। अभी देखो ये रेयर यूनिटी का मतलब क्या है, यहां पे रेयर यूनिटी कोई ऐसी एकता जो कभी देखी ही नहीं गई। और ये एकता कैसी है? नाटो की और यूरोपियन यूनियन की, ये एक साथ एक मंच पे आकर के दोनों खड़े हैं भाई साहब, ठीक है, पहली बार ऐसा नजर आ रहा है। अब यहां पे देखिए ये जॉइंट स्टेटमेंट दोनों ने दिया है, नाटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने, कि थ्रेट अंडरमाइन ट्रांसलेक्टिंग रिलेशंस, यानी कि अगर ये जो धमकी दे रहा है यूएस कि हम टैरिफ लगा देंगे, हम आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, जो कि ग्रीनलैंड प्रोग्राम में हमारे बीच में आएगा, ग्रीनलैंड प्लान में कोई भी खलल डालेगा, तो सर ये अब नहीं चलेगा, ये हमारे रिलेशनशिप्स को खराब कर रहा है। यानी कि नाटो के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप अपने आप ही खराब हो रहा है भाई साहब। अभी देखिए ये क्या कह रहा है, और इससे नाटो का रिस्क बढ़ चुका है, रिस्क ऑफ नाटोस आर्टिकल 5 क्रेडिबिलिटी। आर्टिकल 5 जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाटो का क्या कहता था कि एक मेंबर पे अटैक होगा तो माना जाएगा कि सभी मेंबर्स पे अटैक हो रहा है, और पूरे नाटो मेंबर्स मिल करके क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे उस देश के फेवर में। लेकिन यहां पे तो भाई उसी देश का, उसी ग्रुप का सबसे पावरफुल मेंबर जो है यूएसए, वही नाटो के खिलाफ धमकियां दे रहा है। भी ये कैसी बात है? तो यहाँ पे जो आर्टिकल 5 है एक तरीके से देखोगे खतरे में आ चुका है। अभी इसके खिलाफ बड़े बड़े लीडर्स भी अपना बयान देने लगे हैं। जैसे कि देखिए यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने क्या कहा है, ठीक है, उन्होंने कहा है टैरिफ ऑन नाटो अलाइज आर रॉन्ग। नाटो के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर टैरिफ जो लगा रहा है यूएसए, सिर्फ इसलिए कि ग्रीनलैंड के फेवर में उनका साथ दिया जाए, ये एक तो गलत है भाई साहब, ठीक है। आर्कटिक सिक्योरिटी इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्कटिक सिक्योरिटी मतलब जो ग्रीनलैंड वाला पूरा एरिया है, ये पूरे देश, जितने भी देश है 193 देश है, सबकी कलेक्टिव सिक्योरिटी है। तो हम लोग भी ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होंगे, चाहे सामने यूएसए हो चाहे कोई भी हो, ये कीर स्टारमर का कहना है। अब देखिए फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, नो इंटिमिडेशन ओवर ग्रीनलैंड और यूक्रेन, ठीक है, ग्रीनलैंड और यूक्रेन पर कोई भी इस तरीके का दबाव, पॉलिटिकल दबाव या कब्जा हम लोग बर्दाश्त तो नहीं करेंगे, इमैनुअल मैक्रोन का ऐसा कहना है। यूरोपियन यूनियन ने रिफ्यूज कर दिया टू कंसीडर रिटेलिटरी टैरिफ फॉर नाउ। अभी देखिए यहां पे एक पॉइंट आ रही है, जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं जिन पे टैरिफ लगाया जा रहा है, यूएसए लगा रहा है, वो भी तो चाहे टैरिफ लगा सकते हैं ना, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम लोग पहले बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि नाटो के मेंबर्स भी हमारे साथ हैं और यूरोपियन मेंबर्स भी हमारे साथ है। तो अभी हम लोग प्रेशराइज करते हैं, यूएसए को प्रेशर डालते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ हमें टैरिफ बदले में लगाना है कि नहीं लगाना है। देखिए इन सब से एक बात तो साफ हो चुकी है कि यूएसए अपनी मनमानी कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सारे यूरोपियन जो नेशन है वो चुप बैठे हैं, नाटो चुप बैठा है। अरे यार सीधी सी बात है, अमेरिका को ही यहां से बाहर निकालो ना। एक बात बताओ, अमेरिका में सारे के सारे संसाधन है क्या? अमेरिका में दुनिया का हर एक संसाधन है क्या? नहीं है ना भाई, सीधी सी बात है। उसको भी ट्रेड की जरूरत पड़ेगी, उसको भी व्यापार की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दो ना, पूरी दुनिया मिलकर बॉयकॉट कर दो। वरना अगली बार, आज अभी वेनेजुएला की बारी थी, ठीक है, फिर ईरान आया, फिर आप ये ग्रीनलैंड हो गया, फिर आपका, फिर हो सकता आप ही के 2 डिस्ट्रिक्ट लेकर के वो चले जाए, आप क्या ही कर लोगे जनाब, है ना। तो यहां पर पूरी दुनिया को मिलकर के अभी यूएसए को रोकने की जरूरत पड़ेगी। अभी जो पावरफुल लीडर्स हैं उनके बयान आने लगे हैं। अभी देखिए जरा हम ग्रीनलैंड की बात कर लेते हैं, तो ग्रीनलैंड का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क के अंडर में आता है, यानी अंडर में आने का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस रीजन है, यानी कि सिर्फ ग्रीनलैंड अभी उसका डिफेंस पॉलिसी डिसाइड करता है। ग्रीनलैंड का डिफेंस पॉलिसी डेनमार्क डिसाइड करता है, बाकी खुद का डिसीजन ही लेता है ग्रीनलैंड, यानी कि उसकी खुद की पार्लियामेंट है, खुद की गवर्नमेंट है। डेनमार्क जो खाली फॉरेन अफेयर्स ही और डिफेंस अफेयर्स ही देखता है, ताकि यार अच्छी कंट्री, और लोग भी खुश हैं, और लोग भी यहाँ पे खुश है डेनमार्क से, क्योंकि डेनमार्क ने कभी भी कब्जा नहीं करने की कोशिश की। नहीं भाई आप जियो, ठीक है, आपकी सुरक्षा में हम आपके साथ हैं, ठीक है, बस ये कह रखा डेनमार्क ने। अभी देखिए अगर ये पूरा पूरा मुद्दा सामने आता है, जैसे कि ग्रीनलैंड पे अटैक करना, ग्रीनलैंड पे कब्जे में लेना, तो इससे होगा क्या? एक तो आपको दूर से नाटो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा रशिया और चाइना को बूस्ट मिलेगा,
देखिए, रशिया और चाइना तो चाहते ही थे कि अमेरिका के खिलाफ सारे के सारे नेशंस उठ के खड़े हो जाएं, और यही हो रहा है। तो रशिया और चाइना के लिए अभी लीडर बनने का बेहतरीन मौका है। रशिया और चाइना इसमें लीडर बन सकते हैं। उसके बाद देखो, इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल लेवल पे एक भरोसा जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है एक दूसरे के देशों के बीच में, एक दूसरे के रूल रेगुलेशन को देखें तो यहां पे आप देखोगे इरोजन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी, यहां पे भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है, आप यहां पे साफ देख सकते हो। तो तीन बड़े बड़े एक्शंस अभी होंगे, मतलब एक्शंस हो रहे हैं, अगर तो अमेरिका ने अपने इस कार्रवाई को नहीं रोका तो। ठीक है बच्चों, चलिए ग्रीनलैंड का डिफेंस एग्रीमेंट देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएसए ने अभी मतलब पहली बार किया है, 2019 में भी इसने पूरा खरीदने की कोशिश की थी, और इसका इतिहास बहुत पहले से चल रहा है। 1951 में ग्रीनलैंड और यूएसए में एक एग्रीमेंट हुआ था। ग्रीनलैंड नहीं, डेनमार्क और यूएसए में एग्रीमेंट हुआ था कि भाई साहब ये जो ग्रीनलैंड है, ये जो ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, मैंने आप क्या बताया था, यहाँ पे पहले से ही एक पिट्टूफिक है, पिट्टूफिक। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पहले से ही एक पिट्टूफिक है, पिट्टूफिक जो एरिया है, यहाँ पे पहले से यूएसए की आर्मी पड़ी है, आर्मी है। जैसे कोल्ड वॉर हुआ था ना, यूएस देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो दो बड़ी बड़ी शक्तियां उभर के सामने आई, एक तो था सोवियत संघ यूएसएसआर और एक यूएसए। अब ये दोनों ही चाहती थी कि ग्रीनलैंड में उनका कंट्रोल बना रहे, लेकिन यूएसए को कंट्रोल यहां पे मिल गया, यूएसए ने अपना आर्मी बेस यहां पे बना लिया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आज अचानक की बात है, ये बहुत पहले से, और 1951 से ये पूरा पूरा मुद्दा आपको दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद कई बार कोशिश की गई खरीदने के लिए, लेकिन ग्रीनलैंड ने साफ मना कर दिया कि भैया हम लोग सेल के लिए नहीं है। अभी ग्रीनलैंड के बारे में देख लेते हैं, बहुत छोटा सा एक रीजन है, आर्कटिक रीजन का एक छोटा सा कंट्री है, 80% बर्फ में दबा हुआ है, और तकरीबन 56,000 इसकी पॉपुलेशन है। मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो मतलब एक ही एरिया में रहती है मेजोरिटी पॉपुलेशन की, आप देखोगे। ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की एक ऑटोनोमस टेरिटरी डेनमार्क के अंडर में आता है, जबकि इसका खुद का पार्लियामेंट, खुद की गवर्नमेंट और खुद का सब कुछ है। डेनमार्क तो सिर्फ इसके डिफेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा दुनिया जो है अभी दो खेमे में बट चुकी है। एक खेमा आपको दिखाई देगा यूरोपियन यूनियन और उसके साथ खड़े हैं नाटो के कुछ मेंबर्स, और एक तरफ अकेला खड़ा है यूएसए। अब देखना यह है कि ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होता है। अगर ग्रीनलैंड यूएसए के हाथों में चला जाता है तो जाहिर सी बात है नाटो टूट के बिखर जाएगा, और अगर नाटो को जोड़ के रखना है तो ग्रीनलैंड को छोड़ना पड़ेगा। अब देखना यह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को छोड़ता है या फिर नाटो को चुनता है, या फिर नाटो या ग्रीनलैंड दोनों में से किसका सिलेक्शन करता है अपने लिए। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने पूरे मुद्दे को अच्छे से समझा होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर आप लोग एस्पिरेंट हैं तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।